नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैंने इसी सीरीज़ का एक पार्ट अपलोड कर दिया हो और ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसके पहले आपको वो वाला वीडियो देखना है, उसी के बाद आपको इस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो ये वाला सीरीज़ आपके एसएससी एमटीएस जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका फ़ायदा हो। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आपको कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन दिया आपको 1935 ईस्वी सन, सेकंड ऑप्शन दिया आपका 1921 ईस्वी सन, थर्ड ऑप्शन दिया आपका 1930 ईस्वी सन और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 1955 ईस्वी सन। तो आपको यहाँ से ये बताना है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखना आपको इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी सन में किया गया था। बेहद इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा याद रखना आपको कि इंपीरियल बैंक की स्थापना वर्ष 1921 में किया गया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके कुछ आईएमपी पॉइंट आपको याद रखना है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुआ था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुआ था। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखना आपको, दो पॉइंट याद रखना यहाँ से। इंपीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुआ था। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई रखा गया था। और एसबीआई ने 1 जुलाई 1955 से अपना काम प्रारंभ करना शुरू किया था। दो पॉइंट याद रखना आपको, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1 जुलाई 1955 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। और इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में कर दिया गया था। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका 25 हर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन दिया आपका 200 हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन दिया आपका 25,000 हर्ट्ज और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 18,000 हर्ट्ज। तो आपको सिंपल सा इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25,000 हर्ट्ज। 25,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं सुन सकते। इसके कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स, वे यांत्रिक तरंगे है ना। श्रव्य तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं, जिनकी आवृत्ति का परिसर होता है, जिनकी आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मीन्स जो श्रव्य तरंगे होते हैं, ऑडिबल वेव्स होते हैं, वे यांत्रिक तरंगे हैं और उनका आवृत्ति का परिसर होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और याद रखना है आपको कि 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे हमें सुनाई नहीं देती। याद रखना है आपको कि श्रव्य तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है और 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे हम नहीं सुन सकते। तो ये छोटे से पॉइंट आपको याद रखना है। पीछे बैकग्राउंड में आपको हल्का सा आवाज़ आ रहा होगा, वो हवा का आवाज़ है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपको कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। मीन्स स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था फर्स्ट टाइम। ऑप्शन दिया आपको 1969 ईस्वी सन, 1956 ईस्वी सन, 1971 ईस्वी सन और 1973 ईस्वी सन। पूछ रहा है आपको कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1969। याद रखना आपको कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन फर्स्ट टाइम 1969 ईस्वी सन में हुआ था। कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है और क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोल रहा है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। ये सारे के सारे एसएससी ने पूछे हुए क्वेश्चन है।
तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपको कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको सैनिक संगठन, सेकंड ऑप्शन दिया आपका ग्रामीण स्वायत्तता, थर्ड ऑप्शन दिया आपका शहरी प्रशासन और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका केंद्रीय शासन। तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी ये आपको पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी या फिर रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, रट्टा मारना है। याद रखना है आपको कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। चार ऑप्शन दिया आपको, 1764 ईस्वी सन में, 1757 ईस्वी सन में, 1764 ईस्वी सन में और 1942 ईस्वी सन में। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इसको तो आपको रट्टा ही मारना है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1757। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी सन में हुआ था। याद रखना है आपको कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी सन में हुआ था। अच्छा, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी सन को अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी सन में अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुआ था। 2 पॉइंट याद रखना है आपको। फर्स्ट कि प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी सन में हुआ था और यह लड़ाई अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हार हुई थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपको कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 1857 ईस्वी सन के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। चार ऑप्शन दिया आपका। पहला ऑप्शन दिया आपका तात्या टोपे, सेकंड ऑप्शन दिया आपका नाना साहब, थर्ड ऑप्शन दिया आपका कुंवर सिंह और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका बख्त खां। तो सिंपल से आपको बताना है कि 1857 ईस्वी सन के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे। याद रखना आपको कि 1857 ईस्वी सन के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर में विद्रोह किया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपको कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी में। तो याद रखना आपको कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका संघमित्रा, सेकंड ऑप्शन दिया आपका गौतमी, थर्ड ऑप्शन दिया आपका यशोधरा और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका महामाया। तो चार में से आपको सही आंसर बताना है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो याद रखना आपको कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। याद रखना है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आप पूरा देखना है। पूरा देखने से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। मिनिमम एज क्या होना चाहिए विधान परिषद के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो इसका ऑप्शन दिया आपका 21 वर्ष, इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दिया 25 वर्ष, थर्ड ऑप्शन दिया 30 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 35 वर्ष। तो सिंपल सा याद रखना है आपको कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए आपका 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद ही रखना है और बहुत सारी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना आपको कि लोकसभा एवं विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। लोकसभा एवं विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष है। जबकि राज्यसभा और विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष है। 2 पॉइंट याद रखना है आपको। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधानसभा के लिए 30 वर्ष है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है
तो इसको ठीक से पढ़ो, ठीक से याद रखो। याद रखना आपको कि लोकसभा एवं विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आपको कि प्रकाश का वेग कितना है। लाइट का स्पीड आपको पूछा। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको 3000 किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन दिया आपको 30,000 किलोमीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 300 किलोमीटर पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 30,000 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी रिपीट हुआ है। तो याद रखना आपको कि प्रकाश का, लाइट का वेग होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 लाख। एक्चुअली ऑप्शन नहीं है अपने पास, ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है, ये ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। याद रखना आपको 3 लाख, याद रखना आपको कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन नहीं लिखा है, ये ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो याद रखना आपको कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोल रहा है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। बेहद ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपको कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राजस्थान, सेकंड ऑप्शन दिया आपका मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन दिया आपका महाराष्ट्र, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका गुजरात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। याद रखना आपको गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। याद रखना आपको कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 5676 मीटर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। कभी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।